प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के 9th पेपर प्राचीन काव्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। काव्य किसी भी भाषा का क्यों न हो, अपने प्रयोजन के संबंध में उसे कुछ कहना चाहिए। इस अंश पर विचार करते समय दो शाखाओं पर ध्यान देना होगा। एक यह कि काव्य प्रयोजन से काव्य निर्माण का प्रयोजन क्या है, यह विचारणीय है, और दूसरी बात यह है कि काव्य ज्ञान का प्रयोजन क्या है। इन दोनों प्रश्नों का संक्षिप्त समाधान है काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निवृत्तये कांता समितयोपदेश युजे। अर्थात काव्य के बनाने तथा जानने से यश अथवा कीर्ति की प्राप्ति होती है, अर्थ यानी धन मिलता है, व्यवहार यानी लोकाचार का ज्ञान होता है, शिवेतर अर्थात अकल्याण की क्षति होती है, तत्काल काव्य निर्माण काल तथा काव्य परिशीलन काल में एक विलक्षण प्रकार की आनंदानुभूति होती है, और कांता सम्मित रूप में पत्नी के उपदेश के समान यह अति हृदयंगम, मनोअभिलाषित, नहीं टालने योग्य अनुरोध के रूप में उपदेश के समकक्ष हमें प्राप्त होता है। इन सभी विषयों के उदाहरण भी काव्य प्रकाशकार ने दिए हैं तथा प्रायः अन्य काव्य शास्त्रियों ने भी इसी से मिलते जुलते उदाहरण काव्य के प्रयोजन के रूप में दिए हैं, या ऐसे ही लक्षण हमारे अलंकार शास्त्रियों ने माने हैं। आज हम अपने 9th पेपर में प्राचीन काव्य के अंतर्गत चंपू काव्य पर बात करेंगे। चंपू काव्य क्या है? हमारे पाठ्यक्रम में श्रीमद् अनंत भट्ट विरचितम चंपू भारत का प्रथम स्तबक पढ़ाई में लगाया हुआ है। काव्यों में चंपू काव्य क्या है, इसके बारे में हम जानें। काव्य सामान्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं, दृश्य और श्रव्य। श्रव्य काव्य के भी दो भेद हैं, गद्य काव्य और पद्य काव्य। गद्य काव्य का गौरव उसकी अर्थ प्रधानता से है, क्योंकि पद्य काव्य कुछ अंशों में राग के द्वारा भी श्रोता को आकृष्ट कर सकता है, उसकी किसी कमी को छंद पर डाला जा सकता है, परंतु गद्य काव्य को तो अपने अर्थ गौरव मात्र से ही श्रोतृजन हृदय समावर्जन करना पड़ता है। गद्य काव्य का अर्थ गौरव और पद्य काव्य की अर्थ गौरवोपबृंहित रागमयता दोनों एकत्र मिल जाने पर अधिक चमत्कार उत्पन्न कर सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर चंपू काव्य की शायद उद्भावना हुई होगी। चंपू रामायण के रचयिता धारा नगराधीश भोजदेव ने भी इसी प्रसंग में यही कहा है कि गद्य संबंध के होने से पद्य सूक्तियाँ उसी प्रकार आनंदप्रद हो जाती है जैसे वाद्य यंत्रों की सहायता से गान विद्या अधिक चमत्कारप्रद हो जाती है। अतः कवि मार्ग के अनुसरण में लगे लोगों को मानसिक सुख प्रदान करने की इच्छा से हमारी रचना चंपू प्रबंध प्रस्तुत करने का यत्न करेगी। इस उद्धरण तथा कथन से यह सिद्ध होता है कि एकमात्र गद्य से अथवा पद्य से उतना आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है जितना कि उभय सम्मिश्रण से। जैसे केवल वाद्य सुनते रहिए तो या केवल मौखिक गीत सुनते रहिए तो उतना आनंद नहीं आता जितना कि वाद्य के साथ गान सुनने में आनंद आता है।
चंपू काव्य क्या है? चंपू काव्य का लक्षण सबसे पहले आचार्य दंडी ने किया। उनके अनुसार गद्य पद्यमयी वाणी चंपूरित्य विधीयते। इसी लक्षण को बाद के आचार्यों ने भी दोहराया। किसी ने वाणी न कहकर काव्य कह दिया, परंतु कोई मौलिक भेद दृष्टिगत नहीं होता। यद्यपि कथा तथा आख्यायिका में क्वचित तत्र भवेदार्या क्वचित वक्तृके आदौ पद्य नमस्कारः खलादि वृत्त कीर्तनम इत्यादि लक्षणानुरोध से गद्य पद्य का मिश्रण होता है, फिर भी वहाँ प्राधान्य गद्य का ही होता है। पद्य तो केवल नियम पालनार्थ लिखे जाते हैं। चंपू में पद्य और गद्य की मात्रा लगभग समान ही होती है। यद्यपि अक्षरों को गिनकर नहीं देखा जाता, फिर भी इस बात पर दृष्टि रखनी होती है कि किसी एक पक्ष का अधिक प्राबल्य तो नहीं होता जा रहा है। सामान्यतः कथा निर्वाहक के लिए गद्य का प्रयोग किया जाता है और किसी वस्तु के वर्णनार्थ पद्यों का व्यवहार किया जाता है। इस नियम का भी उल्लंघन होता रहता है। वास्तविकता तो यह है कि इस विषय में चंपूकारों ने पूरी स्वतंत्रता से काम लिया है। रीतिकारों ने भी दृढ़तापूर्वक कोई नियम चंपू के लिए बनाने का प्रयास नहीं किया है। केवल इतना ही कहा है कि गद्य और पद्य मिश्रित जो काव्य है वह चंपू काव्य है। चंपू भारतम जो हमें संस्कृत साहित्य के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के 9th पेपर में पढ़ना है, वो चंपू भारतम क्या है। अनंत भट्ट जो है वो चंपू भारतम के प्रणेता है। परंपराया सुना जाता है कि अनंत भट्ट भागवत चंपू के निर्माता अभिनव कालिदास के प्रतिस्पर्धी थे। उन्हीं की प्रतिस्पर्धा में अनंत भट्ट ने भी भागवत चंपू नामक एक ग्रंथ लिखा था। इसी परंपरा को आधार मानकर हम कल्पना कर सकते हैं कि अनंत भट्ट अभिनव कालिदास के साथ ही 11वीं शताब्दी में रहे होंगे। अनंत भट्ट की रचना भारत चंपू से मालवार निवासी नारायण भट्टात्री नामक विद्वान ने अपने निबंधों में बहुत से उदाहरण दिए हैं तथा मानवेद नामक एक दाक्षिणात्य विद्वान ने भारत चंपू पर टीका भी लिखी है। मानवेद का समय 16वीं शताब्दी का अंत तथा 17वीं शताब्दी का प्रारंभ काल माना गया है। तदनुसार अनंत भट्ट का समय 16वीं शताब्दी से पूर्व तथा 11वीं शताब्दी के बाद का मानना पड़ेगा। जहाँ तक ऐतिहासिकों की बात है, अभिनव कालिदास 11वीं शताब्दी में सिद्ध किए गए हैं। फलतः उनके प्रतिस्पर्धी अनंत भट्ट भी 11वीं शताब्दी में ही रहे होंगे, यह मानना होगा। इस परंपरा की पुष्टि के लिए हम अनंत भट्ट की भाषा को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अनंत भट्ट की भाषा इतनी स्वच्छ, स्पष्ट, अलंकारमय तथा अनुकरण प्रधान है कि उनका समय बहुत प्राचीन तथा अति नवीन नहीं बताया जा सकता। अनंत भट्ट ने पंचत्व, धनंजय आदि शब्दों के साथ जिस प्रकार कल्पनाएं की है वे बहुत प्राचीन काल में तो प्रचलित नहीं थी। इसके अतिरिक्त अनंत भट्ट के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने विषय में कुछ भी नहीं कहा है। अन्य इतिहासकारों ने भी उनके ग्रंथ की चर्चा के अतिरिक्त और विशद प्रकाश उनके विषय में नहीं डाला है। अनंत भट्ट की रचना के रूप में हम केवल 2 ही ग्रंथों के नाम प्रस्तुत कर सकते हैं, भारत चंपू और भागवत चंपू।
इसमें भी भागवत चंपू आजकल प्राप्त नहीं होता